Good morning. Myself, Dr. Vijay Prakash Meena, Government Girls College, Jhalawad, Assistant Professor in Botany. आज बच्चों हम बीएससी पार्ट थर्ड बायो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी वर्तमान परिस्थितियां इस तरह की है कि इनमें हम जो क्लासेस होती है उनको रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आयुक्तालय के द्वारा इस तरह के व्यवस्थाएं करवाई गई है जिनके माध्यम से हम छात्राओं को लाभान्वित कर सकें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो इन चैप्टर्स के बारे में, इन वीडियो लेक्चर्स के बारे में, या गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ का जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में, तो आप कंसर्निंग जो भी फैकल्टी है उनसे बात कर सकते हैं कॉलेज आवर्स में। तो आज हम चलो स्टडी करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड बायो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्लाइड एंड दिस नेक्स्ट स्लाइड। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। Photosynthesis is the process by which green plants and the certain other organism transform light energy into केमिकल एनर्जी, यानी कि जो लाइट की एनर्जी है सन एनर्जी को ट्रैप करके, फोटोन एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ये जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसी की वजह से ही संपूर्ण वेजिटेशन जो है वो अपना कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन कर पाती है, और इसीलिए दे आर ऑटोट्रोप्स। इसीलिए वो स्वपोषी है, यानी ग्रीन प्लांट्स इक्विवेलेंट टू ऑटोट्रोप्स, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं या स्वपोषी पादप कहते हैं। इनमें कुछ अपवाद स्वरूप फंजाई जो होते हैं, दे आर नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, यानी अहरित लवक युक्त पौधे होते हैं वो, तो उनको हम हीटेरोट्रोप्स की श्रेणी में रखते हैं। विषमपोषी जैसा कि हम लोग होते हैं। ऑल एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत, तो संपूर्ण जंतु जगत जो होता है वो पादप जगत के ऊपर या प्लांट किंगडम के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की हेल्प लेकर वो काम करते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, लाइट एनर्जी इज कैप्चर and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compound. फोटोसिंथेसिस, ये जैसा कि मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज किया, बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज किया, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का यूज किया, और फिर केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ये तो, और जब जो फोटोसिंथेसिस है अर्थ पर, सबसे पहले जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो फर्स्टली जो फोटोसिंथेसिस अराइज हुआ था, किस में हुआ था? बैक्टीरिया में मिला था हमें। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का था? नॉन ऑक्सीजनिक था, यानी कि हमारे अर्थ का संपूर्ण एटमॉस्फेयर कैसा था? नॉन ऑक्सीजनिक था। जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी में, अर्थ पर जो फर्स्ट प्लांट जो अराइज हुए सब सी के अंदर, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ, और उसकी वजह से फिर फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलने लगा, तो संपूर्ण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनिक हो गया, और उसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। और आज की जो हम लाइफ को देखते हैं, इसका ओरिजिन का रीजन भी ये इसी फिनोमिना की वजह से आज हम इस लाइफ को देख पा रहे हैं, और हम सभी हीटरोट्रॉप्स इसी पर ही डिपेंडेंसी रखते हैं। इसी की वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आकर इन ब्लू ग्रीन एल्गी। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये वही बात है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है। पिगमेंट सिस्टम वर्क्स इन प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें कि मेन यूनिवर्सल पिगमेंट जो होता है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। ये हम सब बीएससी पार्ट फर्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स थेलोफाइट्स होते हैं या प्लांट्स किंगडम होता है, उसके प्लांट किंगडम जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल का किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, और क्लोरोफिल की वैरायटी कितनी, कितने स्ट्रेन इसके मिलते हैं। जैसा कि क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोफिल्स है, टेरिडीन्स हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरिथिन एंशिएंट पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट इन द फोटोसिंथेसिस एंड कैरोटीनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, दे आर प्रोटेक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। यानी कि एक फोटो ऑक्सीडेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कभी कभी जब लाइट बहुत तेज आती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्लोरोप्लास्ट का के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्वांटासोम्स कहते हैं, उन क्वांटासोम्स
को डीके होने से बचने के लिए, उनका फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो इनको कवर करके रखते हैं, और वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स, जो कि ग्रीन कलर के अलावा किसी भी कलर के हो सकते हैं, और उन्हीं की वजह से प्लांट्स में कलर पाया जाता है। तो ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और ये लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जर्व करके फिर क्लोरोप्लास्ट को जितनी जरूरत होती है वो उतना उसको प्रोवाइड करवाते हैं, जस्ट लाइक ए स्टेबिलाईजर, यानी कि लाइट को कंट्रोल मैनर में क्लोरोप्लास्ट को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि उसका फोटो ऑक्सीडेशन होने से बच जाए और वो अपना काम लगातार करता रहे, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता रहे। तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स और कैरोटीनॉइड्स अपने प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में अब चलते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे हैं द बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑलमोस्ट द प्लांट। इसमें मैंने यही दिखाया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, यूग्लिना है, कैल्प है, मोसेस है, इनमें किस तरह से क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर कैसे राइज होता है स्टार्टिंग से ही। तो ये देख पाते हैं, ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनके अंदर बेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, ग्रेना, इन सब के बारे में भी हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। दिस इज द पार। ये स्पेक्ट्रम आप जो देख पा रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, इसी पार बोला जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द पार, पार क्या है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जिस ऐसा ऐसा प्रकाश का ऐसा भाग जिसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होता है, यानी कि संपूर्ण लाइट तो एक्टिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसमें कॉस्मिक रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती है, रेडियो वेव्स भी। इन सब में प्लांट्स किस लाइट का यूज करते हैं, केवल उस विजिबल लाइट का यूज करते हैं जिसे हम देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश जिसे हम कहते हैं। विबज्योर, आपने नाम सुना होगा, VBGYOR। ये 7 कलर्स जो होते हैं जिनसे मिलकर दृश्य प्रकाश बनता है हमारा, उसमें से जो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है, 750 नैनोमीटर तक होता है, इसी दृश्य लाइट को या इसी विजिबल लाइट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी वेवलेंथ की लाइट को हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कहते हैं। तो आप सिंपल सा, अगर PAR के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि 380 नैनोमीटर से और 760 या 750 नैनोमीटर तक की रेंज की जो लाइट होती है, दैट इज द विजिबल लाइट, इट इज द एक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होती है, प्लांट्स इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो और इसी से रिलेटेड एक फिनोमिना प्लांट्स के अंदर एमर्सन जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा था कि एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एनहांस द फोटोसिंथेसिस इन पोलोक्रोमेटिक लाइट विद रेड एंड वायलेट कलर। यानी कि अगर हम जो पोलोक्रोमेटिक लाइट होती है या एक से अधिक वेवलेंथ की लाइट, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अगर प्लांट्स को देते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस में की यील्ड जो होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन होता है, उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, या ज्यादा मात्रा में होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हम सिंगल लाइट देते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस की मात्रा में कमी देखी जाती है। तो दैट इज द, ऐसा इमर्सन ने डिनोट किया था, इसीलिए इसे इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं। और रेड ड्रॉप फिनोमिना में ये देखा गया है कि सडन डिक्लाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 नैनोमीटर, यानी कि 680 नैनोमीटर से रेड कलर पर जाते ही, उससे कम वेवलेंथ की अगर लाइट देते हैं हम, तो क्या होता है, उससे 600 रेड रीजन में आते ही आपका फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है एकदम से गिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की लाइट के बाद जो लाइट होगी उसमें फोटोसिंथेसिस के उससे ज्यादा नैनोमीटर, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट को, तो फिर वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाएगी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो क्या होगा, कम बनेगा। तो ऐसे को इसी रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर्स, इस वेवलेंथ पर आकर फोटोसिंथेसिस की रेट डाउन हो जाती है। तो ऐसे में इसको रेड ड्रॉप फिनोमेना भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लोरोफिल एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें मैग्नीशियम एक सेंट्रल एलिमेंट के रूप में होता है और इसकी एक फाइटोल रिंग होती है, और इसमें इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी दो बेसिक पैरामीटर्स हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट के अंदर कंप्लीट होता है, जिसके दो बेसिक पैरामीटर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि लाइट के अंदर संपन्न होगी है, और डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होगी, लेकिन प्लांट के अंदर ही होगी और लाइट वहां पर नहीं पहुंच पाती है, होती तो वो भी दिन में ही, लेकिन
वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती, तो लाइट जहाँ लाइट वाला पार्ट होता है दैट इज़ द प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके स्ट्रक्चर में हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि थाइलेकोइड्स और ग्रेना होते हैं। तो थाइलेकोइड्स जो होते हैं उनमें थाइलेकोइड्स जो होते हैं स्टेक्स ऑफ ग्रेना को हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। तो ग्रेना लाइट वाला पार्ट होता है जहाँ पर लाइट अच्छे से इंटैक्ट करती है प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, और स्ट्रोमा उसका जो एक फ्लूइड वाला रीजन होता है जिसके अंदर लाइट अच्छे से इंटैक्ट नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर हमारा डार्क रिएक्शन चलता है प्लांट का, ठीक है। तो ग्रेना जो होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आपको बदला जाता है यहाँ पे NADPH2 के फॉर्म में, और डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चलता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का या 6 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसके अंदर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल के अंदर 230 क्वांटासोम पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पार्क और बिगिंस ने ये नाम दिया था। तो क्वांटासोम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एज ए रेजोनेंस फैक्टर की वजह से एज ए एनर्जी ट्रैप यानी कि अ, अ, ऊर्जा को बांधने का काम करते हैं। यानी कि जो लाइट एनर्जी जो होती है उसको रेजोनेंस के माध्यम से या अनुनाद के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। तो उसे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस में इनको ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं स्लाइड में कि P7 जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट है और PS सेकंड जो है फोटो सिस्टम सेकंड होता है। तो यहाँ PS सेकंड को जब जैसे ही लाइट मिलती है तो असेसरी पिगमेंट्स इसको लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे हम फेराडॉक्सिन बोलते हैं जनरली, उसको पास जाकर उसको अपचयित कर देता है, और फिर उस फेराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं, उसका एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर वो विन साइटोक्रोम्स में होते हुए प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस PS700 में आ जाते हैं। लेकिन इस बीच में वो फिर FAD से प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर जो एनर्जी उनकी रिलीज होगी उस एनर्जी से वो बाइंड हो जाते हैं और वहां पर ATP का प्रोडक्शन होता है, और इसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर। यानी कि सबस्ट्रेट लेवल पर फोटोफॉस्फोरेशन अगर कहीं देखने को मिलता है, ऊर्जा का उत्पादन विदाउट PS या बिना एनर्जी उसको माइटोकॉन्ड्रिया में गए और बिना माइटोकॉन्ड्रिया की यूज किए अगर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरेशन की वजह से जो फोस्फोराइलेशन होगा उसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ATP का प्रोडक्शन होता है। अब थैंक यू, और नेक्स्ट स्लाइड में हम जेड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन के बारे में। आप नेक्स्ट वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। थैंक यू।